नमस्कार दोस्तों। आज की सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। ये घटना साल 2018 की है। उज्जैन में एक प्रसिद्ध मंदिर है, काल भैरव मंदिर। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ पर देश विदेश से भक्त आते हैं। काल भैरव मंदिर की ओर जाने के लिए एक खास रास्ता है जिसे लोग जेल रोड के नाम से जानते हैं। इस जेल रोड पर ही आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी बस्ती है जिसे ज्ञान टेकरी कहा जाता है। यहीं पर एक साधारण परिवार रहा करता था और इसी साधारण परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ था जिसका नाम रखा गया था दीपा। दीपा का परिवार बेहद ही साधारण था। उसके घर में उसके माता पिता और उसके दो छोटे भाई रहते थे। उस समय की सामाजिक सोच ये थी कि लड़की को परिवार की इज्जत का प्रतीक माना जाता था। यही वजह रही कि उसके माँ बाप हर समय इस चिंता में रहते थे कि कहीं कोई ऐसी स्थिति ना आ जाए जिससे कि उनकी इज्जत पर आंच आ जाए। बेटी की भविष्य और इज्जत की रक्षा के लिए उन्होंने जल्दी से जल्दी उसकी शादी करने का निश्चय किया। उस समय दीपा की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। परिवार ने रिश्ते की तलाश शुरू की और थोड़े ही समय में उन्हें देवास जिले के एक गांव का राकेश वर्मा नाम के लड़का पसंद आ गया। राकेश लगभग 19 साल का लड़का था। रिश्ते की बात आगे बढ़ी और जल्द ही शादी तय भी हो जाती है। परिवार वालों ने जल्दी जल्दी शादी की सारी रस्में पूरी कर दी और दीपा का विवाह राकेश से करा दिया गया। शादी तो हो गई, लेकिन आगे का जीवन वैसा नहीं निकला जैसा कि उम्मीद की गई थी। राकेश दिन रात घर में बिस्तर पर पड़ा रहता और दीपा के शरीर को ही अपनी दुनिया समझता था। शुरू में परिवार वालों ने सोचा कि अभी वो छोटा है, समय के साथ साथ वो समझदार हो जाएगा और गृहस्थी की जिम्मेदारियां वो निभाना सीख लेगा। लेकिन धीरे धीरे साल बीतते गए। 5-6 साल गुजर जाने के बाद भी राकेश में कोई सुधार नहीं आया। न तो उसने कभी काम धंधा करने की सोची और न ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने की उसने कभी कोशिश की। इस वजह से घर वाले उसे समझाने लगे, मगर राकेश समझने के बजाय और बिगड़ जाता है। धीरे धीरे उसे शराब की लत लग जाती है। अब वो रोजाना शराब पीने लगा था। हालात ऐसे हो गए कि घर वालों ने उसे बाहर तो नहीं निकाला, लेकिन उससे सारा नाता तोड़ लिया। वो घर में होते हुए भी अकेला पड़ गया था। कामकाज ना करने और हर तरफ से नाकाम रहने की वजह से राकेश के मन में चिड़चिड़ापन आ गया था। ये गुस्सा वो अक्सर ही दीपा पर निकालता था। आए दिन वो उससे मारपीट करता और उसे तरह तरह से वो परेशान किया करता था। इससे दीपा जो थी वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी। उसके लिए रोज की मारपीट और अपमान सहना बहुत असंभव हो गया था और ऐसे समय में उसके पास बस एक ही सहारा था, अपने मायके चले जाना। ऊपर से राकेश उस पर झूठे इल्जाम भी लगाने लगा कि वो बेवफा है। लगभग 10 साल तक, यानी कि 24 साल की उम्र तक दीपा ने अपने पति राकेश के साथ रहते हुए ये सब कुछ सहा। लेकिन आखिरकार एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया और फिर वो मायके आ जाती है। और फिर उसके बाद दीपा ने फ्रीगंज इलाके में साड़ियों पर फॉल और पीको का एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। फिर आया 18 मई 2018 का दिन। उस दिन सुबह करीब 8 बजे दीपा के पड़ोसी जितेंद्र पवार रोज की तरह छत पर गए हुए थे और तभी उनकी नजर दीपा की घर की ओर जाती है और वो घबरा जाते हैं। उन्होंने देखा कि घर से धुआं निकल रहा था। उन्हें शक हुआ कि कुछ अनहोनी हुई है। उन्होंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस और दमकल की टीम वल्लभ नगर पहुंच जाती है। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। जैसे ही आग बुझी तो पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर का नजारा देख करके सभी के होश उड़ गए थे। रसोई में एक महिला की बॉडी पड़ी हुई थी। लाश को मोटे गद्दे और दरी से ढका गया था। ये बॉडी और कोई नहीं बल्कि दीपा की होती है। दीपा के दोनों हाथे की नसें कटी हुई थी और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार के निशान भी थे। घर की दीवारों और दरवाजों पर ब्लड के छींटे भी बिखरे हुए थे। साफ लग रहा था कि ये हत्या जो थी वो बहुत बेरहमी से की गई थी। माधवनगर थाने के इंचार्ज गगन बादल को जब इन खबर मिली तो उन्होंने तुरंत इस जघन्य वारदात की जानकारी एसपी सचिन अतुलकर और एफएसएल अधिकारी प्रीति गायकवाड़ को दी। मामला बेहद गंभीर था, इसीलिए दोनों तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं। मौके का मुआयना करने पर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। पूरा घर अस्त व्यस्त था। बेडरूम का दरवाजा टूटा हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दीपा की लाश के पैरों के बीच एलपीजी सिलेंडर की नली घुसी हुई थी। पुलिस वालों ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लाश लगभग 90% जल चुकी थी। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि दीपा को जिंदा जला दिया गया था। ये जान करके पुलिस भी सन्न रह जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसका जवाब तो हत्यारे के ही पास हो सकता था। पुलिस ने आस पड़ोस में पूछताछ शुरू की तो तब पता चला कि मृतिका दीपिका वर्मा नाम की महिला थी और वो दिलीप नाम के व्यक्ति की पत्नी थी। एसपी सचिन अतुलकर ने तुरंत माधवनगर थाने के टीआई गगन बादल के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित कर दी। इस टीम में एसआईबी मंडलोई और संजय राजपूत, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और साइबर सेल की तेज तर्रार इंस्पेक्टर दीपिका सिंध को भी शामिल किया गया। जांच के दौरान दिलीप का नाम सबसे पहले सामने आया। मकान मालिक ने बताया कि जनवरी महीने में उन्होंने ये मकान दिलीप को किराए पर दिया था। जब इंस्पेक्टर दीपिका सिंह ने दिलीप से पूछताछ की तो उसने ये मान लिया कि उसके और दीपा के बीच संबंध जरूर थे, लेकिन उसने ये कहा कि इस हत्या में उसका कोई हाथ नहीं है। इस बीच दीपा के दोनों भाई भी मौके पर पहुंचे। वो बहन की लाश देखकर फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने सीधे सीधे दिलीप पर आरोप लगाया कि वो आए दिन दीपा से मारपीट करता था। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में कई युवक दीपा से मिलने आया करते थे। उन लोगों में एक नाम धर्मेंद्र का भी था। उसके बाद पुलिस की टीम देर रात लगभग आधी रात के करीब धर्मेंद्र के घर पहुंचती है। अचानक पुलिस को सामने देखकर धर्मेंद्र का चेहरा पीला पड़ जाता है और वो घबरा जाता है। इंस्पेक्टर दीपिका सिंध ने जब ध्यान से देखा तो उसके दोनों हाथों पर गहरे घाव और खरोच के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसी पल दीपिका को यकीन हो गया कि दीपा की हत्या के पीछे जरूर इसी व्यक्ति का हाथ है। बिना समय गंवाए दीपिका सिंध ने सीधे और सख्त लहजे में धर्मेंद्र से सवाल किया कि उसने दीपा की हत्या क्यों और किस लिए की। पहले तो वो इनकार करता था और बाद में उसने आखिरकार वो टूट गया और तुरंत सबके सामने उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। और फिर उसने जो इस घटना का पूरा किस्सा सुनाया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने बताया कि पहले पति से अलग होने के बाद दीपा को हमेशा ऐसे आदमी की तलाश थी जो सिर्फ उसके शरीर के लिए लालची ना हो बल्कि दिल से भी वो उसका साथ निभाने वाले हो और उसकी जिंदगी की मुश्किलों में वो मददगार बन सके। आसपास के लोग अक्सर ही उसे मेलजोल बढ़ाते थे, लेकिन दीपा उनकी नजरों और उनके इरादों को वो भांप जाती थी। उसे साफ समझ में आ जाता था कि वो सब सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहते थे। इन्हीं सोचों और उलझनों के बीच एक दिन उसकी मुलाकात दिलीप शर्मा नाम के एक व्यक्ति से होती है। दिलीप उसे हर तरह से अच्छा और भरोसेमंद इंसान लगा था। हालांकि दिलीप पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी गांव में रहा करती थी, मगर उज्जैन शहर में उसे किसी से मिलने जुलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। धीरे धीरे दीपा और दिलीप के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों और कमजोरियों को समझा और दोनों एक दूसरे की मदद करने की बातें कही। दिलीप पैसों से भी उसका साथ निभाने लगा। उसने दीपा को किराए का मकान दिलाया और घर की हर जरूरत पूरी की। और इतना ही नहीं, दिलीप और दीपा पति पत्नी की तरह ही रहने लगे थे। दिलीप पैसे वाला था। असल में वो उन लोगों में से था जो गांव में पत्नी रखते हैं और शहर में किसी और औरत को भी साथ रखते हैं। इस तरह से दोनों का ही रिश्ता करीब 8 सालों तक चला था और दोनों अपने अपने हिसाब से संतुष्ट भी रहे थे। मगर जैसा अक्सर ही होता है वैसा ही इनके साथ भी हुआ। वक्त बीतते बीतते दिलीप का मन दीपा से उगने लगा। उसने उससे मिलना जुलना कम कर दिया था। हालांकि उसने अपना वादा निभाते हुए ये जरूर कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए दीपा का खर्च वो हमेशा उठाता रहेगा। इसी दौरान दीपा की जिंदगी में एक और शख्स आ जाता है और वो था धर्मेंद्र उज्जैन के देवास रोड पर अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो मांस का व्यापार करता था। उसकी जिंदगी सामान्य और सीधी सादी और सुकून भरी थी, लेकिन करीब 3 साल पहले जब उसकी पहली बार दीपा से मुलाकात हुई तो वो उसके आकर्षण में पूरी तरह से बंध गया था। कहानी की शुरुआत तब होती है जब धर्मेंद्र की पत्नी ने अपनी साड़ी फॉल और पीको कराने के लिए दीपा की दुकान पर दे दी। समय न होने के कारण साड़ी लेने वो खुद नहीं जा सकी और इसीलिए उसने धर्मेंद्र को उसके दुकान पर भेज दिया। जब धर्मेंद्र दीपा की दुकान पर पहुंचा तो दीपा की खूबसूरती देखकर बस उसका दिल वहीं पर अटक जाता है। लौटते समय उसने मौका पाकर के दीपा से उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया और फिर अपना नंबर भी उसे दे दिया। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होना शुरू हो गई। ये बातें बहुत लंबी और बेहद ही रोमांटिक होने लगी थी। दोनों शादीशुदा थे, जिंदगी का तजुर्बा भी रखते थे और इसीलिए जल्द ही दोनों एक दूसरे के सामने खुल गए। अब वो हर वक्त मिलने के लिए बेचैन रहते थे। जब भी दीपा का मन करता तो वो धर्मेंद्र को फोन कर करके अपने पास बुला लिया करती थी। कुछ महीनों के बाद धर्मेंद्र ने दीपा की निजी जिंदगी में दखल देना शुरू कर दिया। उसे ये सोचकर अजीब लगता था कि एक शादीशुदा औरत अपने पति के होते हुए भी किसी और आदमी से रिश्ता कैसे बना सकती है।
इसके बारे में जब उसने दीपा से पूछा तो दीपा ने आधा सच और आधा झूठ बताते हुए कहा कि उसका पति दिलीप शर्मा है, जो कि पास के ही गांव में खेती करता है और किसी पार्टी से जुड़ा भी हुआ है। उसने ये सब बातें उसे ऐसे बताई कि जैसे, अब जाहिर सी बात है जो दीपा बताती है वो उसे ही सच मानता है, क्योंकि दीपा ही उसके पास ये कहानी बताने के लिए थी और उसे बताती है कि वो एक पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन धर्मेंद्र जान गया था कि दीपा जो है वो झूठ बोल रही है। कुछ ही समय में उसे ये पता चल गया कि दिलीप उसका असली पति नहीं है, बल्कि दीपा जो थी वो दिलीप की रखेल थी। ये सच जानकर धर्मेंद्र को गहरा झटका लगा, लेकिन उसने अपने मन को संभाल लिया। उसके बाद जनवरी में दिलीप ने दीपा को माधव नगर इलाके में वल्लभ नगर में एक किराए के घर में शिफ्ट करा दिया। मकान मालिक लक्ष्मण दास को उसने बताया कि दीपा उसकी पत्नी है और वो खुद अक्सर खेती बाड़ी के काम से गांव आता जाता रहता है। लेकिन जल्द ही पड़ोसियों को शक हो गया। वजह ये थी कि जब जब दिलीप वहां मौजूद नहीं होता था तो कई अनजान युवक दीपा के घर आते जाते दिखाई देते थे। आजकल लोग किसी के निजी मामलों में दखल देने से बचते हैं। सबको लगता है कि क्यों बिना वजह किसी के झगड़े में पड़ना है। यही कारण था कि मोहल्ले के लोग भी दीपा को देख करके चुप रहा करते थे। वो बस अंदर ही अंदर बातें समझते और नजरें फेर लिया करते थे। इस बात को खबर दिलीप को भी हो गई थी, इसीलिए उसने कई बार दीपा को समझाया कि घर में फालतू लोगों का आना जाना बंद करवा दो। मोहल्ले वाले चुप हैं, लेकिन उनकी खामोशी जो है वो बहुत कुछ कह रही है। मगर दीपा ने उसकी बात को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। दिलीप ने भी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे दिलीप को चिंता होने लगी कि कहीं वो दीपा की वजह से अपनी इज्जत गंवा ना दे। वो सोचने लगा कि अगर बात ज्यादा फैल गई तो बदनामी तो उसी की होगी। जब धर्मेंद्र को ये सब पता चला कि दिलीप उसका असली पति नहीं है, तो वो दिलीप की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। धर्मेंद्र ने भी दोस्ती का हाथ थाम लिया और दिलीप से उसकी दोस्ती हो जाती है। अब दोनों ही दीपा के घर बैठ करके शराब और चिकन की दावत उड़ाने लगे। दीपा की जिंदगी अजीब मोड़ पर थी। अब वो एक नहीं बल्कि दो दो आशिकों की हो चुकी थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि दिलीप और धर्मेंद्र कभी भी दीपा पर झगड़ते नहीं थे, बल्कि दोनों बारी बारी से उसके पास जाया करते थे। लेकिन दीपा इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि दोनों का मकसद उसके साथ मोहब्बत निभाना नहीं, बल्कि सिर्फ उसके जिस्म और जवानी का मजा लेना था। उनके लिए ये रिश्ता बस शारीरिक जरूरतों तक ही सीमित था और दोनों के लिए ये अब और भी ज्यादा आसान हो गया था, क्योंकि अब दीपा का बोझ किसी एक पर नहीं था। अब दोनों मिल करके उसका खर्च उठाने लगे थे। मगर वक्त बीतने के साथ साथ दीपा का मन भी उन दोनों से भरने लगा था। उसने और लड़कों को भी घर बुलाना शुरू कर दिया। दिलीप ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धर्मेंद्र को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने अपने बयान में धर्मेंद्र ने साफ कहा कि दिलीप से उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन दीपा का बाकी लड़कों के साथ मेलजोल करना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हादसे से कुछ ही दिन पहले धर्मेंद्र की पत्नी ने बच्चा जन्मा था। इसी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ रिश्ता नहीं बना पा रहा था, समय नहीं बिता पा रहा था। जब उसकी जरूरतें शारीरिक बढ़ी तो उसने दीपा को फोन किया। शुरू में दीपा ने मना कर दिया, लेकिन धर्मेंद्र के बार बार कहने पर आखिरकार वो मान जाती है। तय हुआ कि मजे करने से पहले दोनों पार्टी करेंगे। शाम को वो दोनों बाजार गए और वहां से शराब और चिकन लेकर के आते हैं। तभी बाजार में दीपा के पास एक फोन आता है। उसने थोड़ी झिझक के साथ कॉल रिसीव किया और कहा कि आज नहीं, आज मेरा पति आया है। ये सुनकर धर्मेंद्र का शक और भी ज्यादा गहरा हो गया। उसे पहले से ही लगता था कि दीपा उसे झूठ बोला करती है। उसने छुपकर से दिलीप को फोन किया तो पता चला कि दिलीप तो गांव में है। ये सुनते ही धर्मेंद्र जो था वो गुस्से से तमतमा उठता है। ऊपर से दीपा का जरूरत से ज्यादा शराब और चिकन खरीदना भी उसे बहुत अजीब लगा था। उसका मूड इस बात को लेकर के खराब हो गया और फिर वो वहीं से घर चला गया। लेकिन उसके दिलो दिमाग में आग लगी हुई थी। उसे लगने लगा कि दीपा धोखेबाज है और कई जगहों पर ये चक्कर चला रही है। गुस्से और शक से भरा धर्मेंद्र आधी रात को दीपा के घर पहुंच गया। असल में उसका इरादा पहले मजे करने का ही था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पैसे से खरीदी गई शराब और मांस पर दीपा पहले से ही रवि और मनोहर के साथ पार्टी कर रही है, तो फिर उसका खून खौल जाता है। मौकाए वारदात पर माहौल इतना बिगड़ा कि दोनों के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। ये देखकर रवि और मनोहर तो भाग गए थे। देखते ही देखते बात जो थी वो हाथापाई तक जा पहुंची। गुस्से और शक से पागल होकर धर्मेंद्र ने दीपा की हत्या कर दी। उस वक्त मनोहर बाहर छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। हालात बिगड़ते हुए देख तो वो वहां से भाग निकला था। बाद में पुलिस ने उसे पकड़कर सरकारी गवाह बना लिया था। कुछ ही घंटों में पुलिस ने धर्मेंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया। इन सब का नतीजा ये हुआ कि दीपा अब इस दुनिया में नहीं रही और धर्मेंद्र अब जेल के सलाखों के पीछे है। दिलीप अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया, लेकिन दीपा की मौत ने कई सवाल छोड़ दिए। क्या सच में उसकी गलती सिर्फ यही थी कि उसका पहला पति शराबी और गैर जिम्मेदार था, या
असली गलती उसके माँ बाप की थी, जिन्होंने नाबालिग उम्र में उसकी शादी कर दी। शायद अगर धर्मेंद्र और दिलीप जैसे लड़कों के चक्करों में ना पड़ती तो आज वो जिंदा रहती, लेकिन उसके मन में ये भी डर रहा होगा कि आखिर ये लोग कब तक उसका खर्चा उठाते रहेंगे। शायद इसी चिंता में उसने नए लड़कों से नाता जोड़ा होगा और आखिरकार यही गलती उसकी मौत का कारण बन गई। दोस्तों, इस कहानी को बताने का हमारा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना और सतर्क करना है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या विचार है, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में ये भी लिखें कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसे देख सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ।